के भाई ने किया जनसभा। हिंसा के बाद शुक्रवार को हुए हिंसा के बाद उपद्रवियों पर बुलडोजर से हो रही कार्रवाई, कई उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार के राजनीतिक गलियारों के साथ। दरअसल शुक्रवार यानी कि शनिवार को, माफ कीजिएगा, शनिवार को लालू यादव राजद के सुप्रीमो का जन्मदिन मनाया गया। 75वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर लालू यादव ने राजद के प्रदेश कार्यालय में 75 किलो का लड्डू काटकर अपना जन्मदिन मनाया। आपको यह भी बता दें कि कई सालों के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इससे पहले जेल में थे। वहीं आपको यह भी बताते चले कि लालू प्रसाद यादव ने लालू पाठशाला का भी शुभारंभ किया और एक पुस्तक यानी गरीबों का मसीहा नाम की पुस्तक का लोकार्पण भी किया। सम्मान में पुस्तकालय यहाँ पर स्थापना किया गया है और इसमें मुझे उद्घाटन करने का मौका मिला है। देश के सम्मानित हमारे पुरखे थे कनकरी ठाकुर जी, उनके नाम पर पुस्तकालय और पुस्तकों का बहुत अच्छा संग्रह है। और पटना में राजद सुप्रीमो लालू यादव के जन्मदिन के अवसर पर लालू पाठशाला का भी शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने लालू पाठशाला का शुभारंभ करने का ऐलान किया था लालू यादव यानी अपने पिता के जन्मदिन के अवसर पर, और यहां बच्चों के बीच पढ़ाई की सामग्रियों का भी वितरण किया गया। लालू प्रसाद यादव ने लालू पाठशाला का शुभारंभ किया, माफ कीजिएगा। और इसी के साथ आपको यह बता दें कि तेज प्रताप यादव यानी कि राजद के विधायक ने कहा, जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, उन्होंने कहा कि लालू पाठशाला में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करवाई जाएगी। जिसको आने का मन हो वो इच्छा है, जिसको राजनीति में आना होगा वो राजनीति में आएगा, जिसको डॉक्टर बनना होगा डॉक्टर बनेगा, जिसको इंजीनियर बनना होगा बिल्कुल। लेकिन हमने लूटने का काम किया है, लेकिन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, वो तो सरकारी स्कूल में भी जो पढ़ता होगा बच्चा उससे पैसा लिया जाता है, लेकिन हम वो भी पैसा नहीं लेंगे। अब फ्री ऑफ कॉस्ट लालू पाठशाला में लोग पढ़ेंगे। अब पूरे बिहार में हर एक जिला में हम लालू पाठशाला खोलेंगे। इसमें देखिए, इसमें जो सत्ता पक्ष के लोग हैं अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं तो मास्टर हम बनेंगे। और नमाज के बाद हुई हिंसा पर जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने बड़ा बयान देते हुए एआईएमआईएम और बीजेपी पर मजहब की राजनीति करने का आरोप लगाया है। और इसी के साथ बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सरकारी सुविधाओं से वंचित करने की मांग की है। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मांग की। वैधानिक रूप से राजनीति करने का जो स्वतंत्रता है उसे छीन ली जाए। नुपुर को जो सरकारी सुविधा है उससे वंचित कर दिया जाए, नुपुर जैसे किसी भी लोगों को। और आपको बता दें कि एक तरफ जहां जुमे की नमाज यानी कि शुक्रवार के बाद से शुक्रवार को देश भर में हिंसा हुई, तो वहीं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर अब विपक्ष की पार्टी भी लगातार सवाल उठा रही है। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि एनडीए की सरकार देश में हिंसा फैला रही है। आरएसएस के एजेंडे को देश में लागू कर धर्म की राजनीति करना चाहती है एनडीए। साथ ही उन्होंने देश की जनता से शांति बरतने, धर्म की राजनीति से परहेज करने की अपील की। सरकार देश में हिंसा ही चाहती है और एनडीए सरकार आरएसएस के जो उसका एजेंडा है उसको लागू करना चाहती है और धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है। कुछ लोगों को इसी के लिए लगाया गया है कि देश में दंगा होता रहे, हमारा चांदी कटता रहे, लेकिन देश की जनता सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है कि कौन इस सब करा रहा है और ये एनडीए के लोग और प्रधानमंत्री और सरीखे लोग ये सब करवा रहे हैं।
खबर गोपालगंज की है, जहां भोरे मीरगंज मुख्य सड़क पर बारात जा रही स्कॉर्पियो और बाइक की आमने सामने टक्कर हुई और इस भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण करीब 2.5 घंटे तक सड़क जाम रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने लोगों को शांत कराया। घटना को लेकर के हम लोग बहुत दुखित है। घटना को लेकर के हम लोग को उचित कार्रवाई चाहिए प्रशासन से लेकर के। और रोहतास पुलिस ने 252 पेटी कंटेनर लदे शराब को जब्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर 252 कार्टन में कुल 2232 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि तस्करों के पास से 14,200 रुपए और 3 मोबाइल को भी बरामद किया गया है। जानकारी मिली थी कल रात्रि में कि एक कंटेनर के माध्यम से भारी मात्रा में शराब को रोहतास जिले में कुछ शराब माफियाओं के द्वारा मंगवाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से हज यात्रा पर जा रहे हज यात्रियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने किया। आपको बता दें कि हज यात्रा में 66 हज यात्री जा रहे हैं मुजफ्फरपुर से। सभी यात्रियों को मेनिंजाइटिस टीका, कोविड टीका और ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाएगा। यहाँ से मुजफ्फरपुर से हमारे 66 हाजी हैं, जिसमें से 64 हैं उपस्थित हैं, अभी 2 आने वाले हैं, आ जाएंगे। उसमें से 27 महिलाएं हैं, 6 पुरुष हैं। इन लोगों को मेनिंजाइटिस से बचाव के लिए, पोलियो से बचाव के लिए, इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए, कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण का प्रोविजन है, जो चारों का हम लोग यहाँ व्यवस्था कराए हुए हैं। कोरोना के लिए जो सरकार का प्रयास है, टीका जो है लिए हुए सबको, बेगर टीका वाले किसी को भी जो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि अगर टीका नहीं लेके जाएगा तो विश्व स्तर से लोग वहाँ पर लाखों लाख 50 लाख आदमी पहुँचता है, संक्रमण फैलने का खतरा है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। केंद्र की बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी इसे गरीब कल्याण दिवस के रूप में मना रही है और इसी क्रम में जनपद जालौन के जिला मुख्यालय उरई में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने पीएम और सीएम की तारीफ करते हुए केंद्र सरकार की 8 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं सपा पर भी जमकर निशाना साधा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से आज 2022 8 साल सरकार ने जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, आज उसका जीता जागता उदाहरण आपने यहाँ पर देखा है। सभी जाति धर्म मजहब के लोग जो लाभार्थी के रूप में यहाँ पर आए थे, उनके साथ हमने बातचीत की है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। 8 साल बेमिसाल, बिना रुके बिना थके प्रधानमंत्री जी ने भारत में रहने वाले 130 करोड़ लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। और कासगंज में शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा और राज्य मंत्री महिला कल्याण प्रतिभा शुक्ला ने गौशाला और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौ सेवा करने के लिए लोगों से अपील की। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मंत्री ने जिले वासियों के लिए सौगात बताया। आपको बता दें कि ए.के. शर्मा ने 67 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए एटीपी प्रोजेक्ट का भी बारीकी से निरीक्षण किया। और नगर पंचायतों में, नगर निगमों में वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा विषय हमेशा से रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज की तरह उभर करके अपने पूरे समाज में, पूरे देश में आया हुआ है। भाग को देखा, एक एक अंग को देखा, बहुत अच्छे से कार्य हो रहा है, बहुत अच्छे से कार्यरत।
और आजमगढ़ उपचुनाव की बात करेंगे। उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अब हुंकार भर रहे हैं और चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी की, तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं भोजपुरी सुपरस्टार, भोजपुरी के अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ। और दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में उनके भाई ने यानी कि प्रवेश लाल ने, अभिनेता प्रवेश लाल ने जनसंपर्क अभियान चलाया और इसी के साथ अभिनेत्री नीलम भी इस दौरान मौजूद रही। आपको बता दें कि दोनों लोगों ने, दोनों अभिनेताओं ने, दोनों एक्टर्स ने लोगों से अपील की कि दिनेश लाल निरहुआ जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्हें वोट करें और जिताएं। मैं नामांकन से यहाँ पे घूम रहा हूँ और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अब समय बदलने वाला है, आजमगढ़ बदलने वाला है। क्योंकि पहले जो बात थी वही बात नहीं है। आप लोग को भी पता है कि पहले अखिलेश भैया जीत गए थे, जीतने के बाद लगभग 2-2.5 साल बाद चले गए। 2-2.5 साल में कुछ हुआ भी नहीं और खामखास समय बर्बाद हुआ। तो मेरी समझ से अब 1.5 साल बचा है, 2 साल बचा है, वो हमारे भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को मौका दीजिए, हमको दीजिए मौका, भाजपा को मौका दीजिए, ताकि हम कुछ करके दिखाएं। और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर हमें एक बार। आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर बसपा के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू ने कहा कि इस बार बसपा ही जीतेगी और बाहरी को बाहर ही जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा के प्रत्याशी जीत कर बाहर भाग जाएंगे। इस बार जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, बसपा की जीत पक्की है। उन लोगों को है, एक साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो कहते हैं हमारा गढ़ है, किला जिसको आप कहते हैं ना, उसको अलग अलग नामों से वो करते हैं। और दूसरे साहब को ये लगता है कि भाई हमारी सरकार है, लेकिन सत्यता ये है कि जनता इसको, मुझे जो लग रहा है कि इस बार वो दोनों लोग मुंह की खाएंगे, जनता का आशीर्वाद मिले सकता है। और अयोध्या में एक बड़े भूमि के घोटाले का मामला सामने आया है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चारागाह की भूमि का ब्लॉक बदलकर भूमाफिया 20 करोड़ की कीमत में जमीनों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मामले में इन्होंने कई अधिकारियों के शामिल होने की बात भी कही है। आपको बता दें कि प्रकाश गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर मामले की शिकायत की है। तो सरकारी चारागाह की जमीन को किस तरीके से अधिकारियों ने मिलकर के आदेश करके एक अननोन शिबन नाम के व्यक्ति के नाम कर दी। चलिए और बात करेंगे प्रयागराज की। जी हां, प्रयागराज की बात करेंगे और बात करेंगे प्रयागराज में हुई हिंसा का। दरअसल आपको बता दें कि जुमे की नमाज यानी शुक्रवार को देश भर में जो हिंसा हुआ था उसको लेकर प्रयागराज में भी कार्रवाई की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो कई जनपदों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और प्रयागराज में कार्रवाई करते हुए हिंसा का मास्टरमाइंड सोशल एक्टिविस्ट जावेद अहमद उर्फ पंप को गिरफ्तार किया गया है, जिसके मोबाइल फोन से पुलिस को कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं, आपत्तिजनक जानकारियां भी हासिल हुई हैं। मामले में जावेद अहमद समेत 68 लोगों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। जिले के 2 थानों में 70 नामजद लोगों पर और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के विरोध में प्रयागराज में जमकर बवाल हुआ था। पहले ही बताया कि एक मास्टरमाइंड जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी एक लिखा पढ़ी की प्रक्रिया है, उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। लिया गया है कि नहीं अभी जावेद है कि नहीं? जावेद पंप को हिरासत में लिया गया है और गहनता से उसे पूछताछ करके और लोगों के नाम सामने आ जाएंगे। मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन ने अब तक 25 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि मुगलपुरा थाना इलाके में जुमे की नमाज के बाद हंगामा हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुरादाबाद के एसएसपी हेमंत कुटियाल ने इसकी जानकारी भी दी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कई नामजदों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें अभी करीब 25 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और मुकदमा लिखा गया जिसमें 10 लोग नामजद हैं और 80 लोग अज्ञात में हैं और बाकी भी अरेस्टिंग हम लोग शीघ्र करवा रहे हैं।
सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद बिना अनुमति जुलूस एवं प्रदर्शन करने और हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उपद्रवियों को चिन्हित करने के बाद NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा रहा है। साथ ही उनकी अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कल जुमे की नमाज के बाद जो भी उपद्रव में शामिल रहे हैं उनको चिन्हित करते हुए उनमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी भी कर रहे हैं हम, और उन्होंने जो अवैध रूप से संपत्ति बना रखी है, जो इन्होंने बिना नक्शे के नियम विरुद्ध घर बना रखा है, उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। शुक्रवार को देश भर में हुए हिंसा को लेकर वाराणसी में व्यापारियों ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें सभी धर्म से जुड़े व्यापारी शामिल हुए। हिंसा की वजह से व्यापारियों में खौफ है, जिससे पूर्वांचल के सबसे बड़े बाजार हिंसा की वजह से सबसे ज्यादा इस बाजार में नुकसान हुआ है। व्यापारियों ने सरकार से सख्ती बरतने की मांग की है। उनका कहना है कि ज्ञानवापी प्रकरण और नुपुर शर्मा के बयान से वाराणसी व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। एक आपात बैठक मार्केट में व्यापारियों द्वारा बुलाई गई और शहर में अमन चैन स्थापित करने के लिए व्यापारियों ने सभी धर्म के व्यापारियों से आह्वान किया। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सहारनपुर में बड़ा ऐलान किया है। वकीलों का कहना है कि जिले में हिंसा में गिरफ्तार लोगों का ये 1 रुपए में केस लड़ेंगे। इनका कहना है कि कई बेगुनाह लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घोषणा के बाद गिरफ्तार लोगों के परिजन केस लेकर इनके पास आ रहे हैं, जिनका मुकदमा ये महज 1 रुपए में लड़ेंगे। इसमें 70-80% लोग बेकसूर हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं, जिनको घर से उठाया गया है या चलते हुए कोई दाढ़ी वाला देखा उसको उठाया गया है। और जो असली थे वो तो पता नहीं कहाँ के थे। जो शरारती लोग होते हैं वो करके भाग जाते हैं। ये भी पता नहीं था वो कौन से धर्म के होंगे, कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ थोड़ी सी शरारत करी। वरना कोई मुसलमान ऐसे नहीं है जो अपने नबी के शान के लिए कोई प्रोटेस्ट कर रहा है वो कोई तोड़फोड़ करेगा, उसका ईमान ये नहीं कहता है। जी, ये जो 1 रुपया फीस हमने तय की है उन लोगों के लिए फीस तय की है जो निर्दोष हैं और वो किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हो, वो हिंदू हो मुसलमान हो, उस सब के लिए। लेकिन निर्दोषों के लिए ऐसा नहीं है जो दोषी है उसके लिए भी हम पैरवी करेंगे, नहीं। जिन लोगों ने दंगा किया है उनको हम सजा दिलवाने में बिल्कुल सहयोग करेंगे, हम उनकी तरफ से खड़े होंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि उसके आड़ में किसी निर्दोष व्यक्ति को भी जेल में बैठा। यूपी पुलिस के दारोगा द्वारा साथी के साथ मिलकर महिला अधिवक्ता से गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर महिला वकील के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ माह पहले यानी कुछ महीने पहले महिला अधिवक्ता को एक केस के बहाने पिल्लो खड़ी चौकी पर बुलाया गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का आरोप है कि इसके पहले भी 2 बार दारोगा ने उसके साथ यौन शोषण किया है। अजय शर्मा फिलहाल गाजियाबाद में तैनात हैं। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अजय शर्मा को सस्पेंड करने की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। इंगित कराया गया है महिला अधिवक्ता के द्वारा। उनके द्वारा FIR में ये कथन किया गया है कि एक सब इंस्पेक्टर जो पहले यहाँ पर तैनात थे वर्तमान में गैर जनपद में तैनात है। पुरानी एक घटना बताते हुए उन्होंने बताया कि उनके साथ निकटता बनाई और उसके बाद में उनके इन परिस्थितियों का दुरुपयोग करते हुए उनके साथ में जो है दुष्कर्म किया। फर्रुखाबाद में शहर के त्रिपोलिया चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की अगुवाई में बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान कई दुकानों को गिरा दिया गया। तो फर्रुखाबाद में अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चल रहा है। अवैध अतिक्रमण पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। उस बुद्धि के अनुसार हम लोग निर्णय करेंगे और उसके बाद आगे कार्रवाई करें। और जैसे मान लो इनके टूट गया भैया हमें बड़ा अफसोस है, रेलवे वालों ने आपकी आज्ञा पालन है, उसको उल्टा दुकान तोड़ने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा, फिर वो बनाएगा। तो भले ही अभियान जो है इसके लंबे समय में लाभ हो, सड़कें चौड़ी हो जाए, लेकिन वर्तमान समय में व्यापारी की स्थिति से बहुत। और भदोही के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में स्थित निजी अस्पताल में दबंगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अस्पताल के स्टाफ और चिकित्सक के पुत्र के साथ हुई मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में अस्पताल के संचालक का बेटा घायल हुआ है। वहीं पुलिस
मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को चिन्हित कर उनकी तलाश में जुटी है। लगभग 7-8 लोग 2 गाड़ी से आए, एक कहीं मरीज दिखाना है। जब हम ऊपर से आए जो है मरीज देखना शुरू किए तो लोग शराब के नशे में थे, गाली गलौज शुरू किए, मारपीट करना। ये FIR के आए हैं, उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी चिन्हित कर लिए गए हैं और ये कार्रवाई जो है सख्ती से। बदायूं के थाना कादर चौक क्षेत्र के गांव खरगी नगला में एक विवाहिता का शव बरामद किया गया। मामले में परिजनों का कहना है कि महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद में महिला ने आत्महत्या की है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यहाँ आपका कौन है? यहाँ लल्ली हमारी लल्ली है। हाँ। क्या मामला है? दामाद है। अच्छा लल्ली है। क्या मामला है? 1 महीना ना हो भाई और 8 दिन बाद आए के मारी लड़ी दोनों आदमी। जौनपुर के बक्शा थाना के खुनसेपुर में जीप और कंटेनर में टक्कर हो गई, जिससे जीप सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 17 नाबालिग बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। दरअसल देर रात ये घटना हुई थी और आपको बता दें कि बारातियों को लेकर वापस लौट रही थी जीप और गलत लेन पर गाड़ी चलाने के कारण यह हादसा हुआ है। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के बीबियापुर चौधरी गांव के जंगल में एक व्यक्ति का जला शव बरामद किया गया है। जंगल में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा करने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। वहीं अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। कन्नौज का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपने बुजुर्ग रिश्तेदार को व्हील चेयर पर ले जाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में तीमारदार मरीजों को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं और एक नाती को वार्ड बॉय नहीं मिला तो वो खुद ही अपने नाना को व्हील चेयर ढूंढ कर ले आया और उस पर ले गया। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि DTV भारत नहीं करता। एटा के मिर्चही थाना क्षेत्र के नवीन नगर गांव में ग्राम समाज की भूमि पर हरे भरे पेड़ों का पुलिस के संरक्षण में जमकर कटाव हो रहा है। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में पेड़ की कटाई का वीडियो वायरल हुआ है। प्रशासन के बिना अनुमति गांव के ही लोगों ने दर्जनों पेड़ों का विनाश कर दिया। पुलिस को सूचना देने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने दबंगों को पकड़कर छोड़ दिया। अंबेडकर नगर के अकबरपुर में जेसीबी मशीन से प्रधान द्वारा तालाब की खुदाई करने का शिकायत करना शिकायतकर्ता को भारी पड़ गया। शिकायत के बाद दबंग प्रधान के पुत्रों और सहयोगियों ने मवेशियों के आशियानों में आग लगा दी। वहीं अब पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि बार बार थाने में शिकायत करने पर भी पुलिस आरोपियों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं महरौआ SO पर भी पीड़ित ने धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है कि जेसीबी द्वारा माटी बेचा जा रहा था निकलवा कर। इसकी वीडियो मैंने 4 तारीख में मैंने रात में बनाई। इसी महीने में? हाँ, 100 आने पर ये कह के भेज दिया जाता कि जाइए आदेश हो गया, आपका FIR दर्ज हो जाए। लेकिन SO महारू अपनी मनमानी करते हुए अभी तक FIR दर्ज। आजमगढ़ के मुबारकपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलीनगर चौराहे से कार सवार 3 गांजा तस्करों को पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस ने 70 किलो अवैध गांजा, 4 मोबाइल और एक अवैध असलहा भी बरामद किया है। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई हुई। बरामद हुए गांजा की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में अलीनगर चौराहे के पास से एक इओन गाड़ी आती नज़र आई, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान इसमें से 70 किलो गांजा बरामद किया। इसमें 3 अपराधी पकड़े गए हैं, जिसमें सौरभ, गौतम दास और दैतुन। इसमें से 2 आदमी आसाम के रहने वाले हैं और सौरभ है ये गोरखपुर का रहने वाला है। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि ये माल कहाँ से आ रहा था और खपत होने के लिए किन किन लोगों को डिस्प्यूट किया जाना था। जो भी इस पूरे रैकेट से जुड़े हैं सभी लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी जाएगी और इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व इनके प्रॉपर्टी का जब्तीकरण किया जाएगा जो इन्होंने अवैध रूप से अर्जित करी है और जो भी इनके द्वारा संपत्ति बनाई गई।
कासगंज जनपद की पटियाली तहसील परिसर में शनिवार को लेखपालों ने धरना प्रदर्शन कर थाना समाधान दिवस का बहिष्कार किया। पटियाली तहसील पर कार्यरत लेखपालों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। विरोध दर्ज कराते हुए यह आरोप लगाया गया कि तहसील पटियाली में कार्यरत लेखपाल रूपकिशोर पर क्षेत्राधिकारी पटियाली द्वारा गलत एवं भ्रामक तरीके से चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई है। लेखपाल संघ ने इस प्रकरण में सही जाँच कराए जाने की मांग की, साथ ही उप निरीक्षक को निलंबित करने की भी मांग की। प्रदर्शन किया है लेखपाल संघ ने, किस संबंध में किया गया है? आज का धरना प्रदर्शन मेरे छोटे साथी श्री रूपकिशोर लेखपाल हैं, उनके विरुद्ध सीओ पटियाली द्वारा जो झूठी चार्जशीट लगाई गई है उस संबंध में संघ ने निर्णय लिया है। जब तक इस संबंध में कोई तथ्यात्मक कार्रवाई नहीं होती है तब तक संघ जो है इसी तरह से तहसील दिवस और थाना दिवसों का बहिष्कार करता रहेगा। साथ ही संघ ये भी चाहता है कि इस प्रकरण में सीओ पटियाली की जांच और एसआई हरकेश यादव की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके बाद कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है, इसके बाद अनुबद्ध रूप से ये धरना प्रदर्शन आगे जिला स्तर पर जाएगा और उसके बाद प्रदेश स्तर पर भी चला जाएगा अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद